Good morning dear students. In today's class we discuss our next history topic, round table conferences. So students, अभी तक आप लोग डेप्थ में चीज़ों को पढ़ते आए हैं. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था. स्टूडेंट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ रहे हैं. तो जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी. जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसका कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया, बाइकआउट किया. सो बेसिकली ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और कैसे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में. कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लंदन में. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो है वो लंदन में 12 नवंबर 1930 को होती है. और ये कॉन्फ्रेंस क्या थी बेसिकली, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को इनवाइट किया जाता है, इंग्लैंड आओ डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करना था. तो स्टूडेंट्स, जो आप पढ़ के आ चुके हो कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, ठीक है, इंडिया में, तो अंग्रेज़ चाहते थे कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो हैं वो लागू हों, ठीक है जी, लेकिन इंडियन इसके खिलाफ थे. तो होता क्या है जी, डिस्कशन होती है इसके ऊपर, साइमन कमीशन के ऊपर. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी. कब हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कहाँ पर हुआ था, क्या डिस्कस किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन के ऊपर, उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्टूडेंट्स इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया और इसका बाइकआउट किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर इस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं थे कि हम इस रिकमेंडेशन पे कुछ डिस्कशन करें. वो चाहते थे कि इस चीज़ का टोटली बाइकआउट हो, इस चीज़ का खंडन हो. रीज़न बिहाइंड, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उनके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशंस दी जाएं सिर्फ उन्हीं को पास किया जाए, उन्हीं को लागू किया जाए. और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. डोमिनियन स्टेटस इन द सेंस कि आपको सारी पॉलिटिकल पावर्स मिलेंगी, आप अपने देश के लिए जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम चलाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, लेकिन इंडिया से अंग्रेज नहीं जाने वाले. अंडरस्टैंड? तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था, आपको सारे राइट्स, सारे अधिकार, सारी पावर्स दी जाएंगी, लेकिन इंडिया से ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है. सो मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर पार्टीज हैड असेंबल्ड. सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग थी, मुस्लिम लीग के लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया था, कुछ अदर लीडर्स ने भी मीटिंग्स अटेंड की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका टोटली खंडन किया, बाइकआउट किया. अंडरस्टैंड? देन स्टूडेंट्स, उसके बाद टाइम आता है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग का. जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, 1931 में. और स्टूडेंट्स, इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने भी ज्वाइन किया था. गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के कहने पर, उनके आग्रह करने पर गांधी जी ज्वाइन करते हैं. तो गांधी जी तो वैसे इस चीज़ के खिलाफ होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के शुरू से. उन्हें पता होता है कि अंग्रेज़ों ने जो है हमारे साथ मजाक ही करना है फ़ौरन जाके भी, ठीक है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है. तो गांधी जी इस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. अब वहाँ पर सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है स्टूडेंट्स. जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती. तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर 1931 में कौन था? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है. सो आंसर इज रैमसे मैकडोनल्ड. रैमसे मैकडोनल्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, रैमसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर देता है. क्या डिक्लेयर करता है स्टूडेंट्स? कम्युनल अवार्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल अवार्ड?
कम्युनल अवार्ड की घोषणा करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारा सिनेरियो चेंज होगा आगे। अंग्रेज़ क्या करते हैं, हमारे देश में रह रहे होते हैं, उनको पता है जी इंडिया को डिवाइड कर दें, जैसे कि 1905 में हुआ था, हम बढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेज़ों ने अब क्या किया जी, कहते जी अब हम इंडिया को कम्युनल अवार्ड में डिवाइड कर देते हैं। कम्युनल अवार्ड मीन्स कि इस चीज़ की घोषणा कर देते हैं जो डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करें। इट मीन्स कि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में जो भी लाइक एक्सेप्ट हिंदूज़ तो अलग हो गए, ठीक है जी, उसके बाद जैन्स, देन बुद्ध, देन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड जो डिप्रेस क्लास थे दलित्स, SC STs, ये सब अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अडॉप्ट करें। इन सबको हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पावर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट इन द सेंस कि ये अपने लिए अपना अलग अलग नेता चुने अपने एरिया से, और जो इनकी कास्ट, इनकी कम्युनिटी का लीडर होगा ये सिर्फ उसी को वोट डालें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो भी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो अपने लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करें। हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो जिस एरिया के हैं उस अकॉर्डिंग अपने नेता को चुने, और वो सिर्फ अपने ही लीडर को वोट डालेंगे। जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम को वोट डालेंगे, जो हिंदूज़ हैं वो सिर्फ हिंदू को वोट डालेंगे, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियंस को वोट डालेंगे। ठीक है, और जो SC ST कम्युनिटी, जो डिप्रेस क्लास है, जो दलित्स हैं, वो सिर्फ दलित को वोट डालेंगे। तो मतलब कि इस टाइप की जो पॉलिटिक्स है वो ब्रिटिशर्स इंडिया में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मीन्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। और इस चीज़ का गांधी जी को बहुत दुख होता है। गांधी जी इस सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग को छोड़ के आते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध करते हैं। जैसे ही वो गांधी जी इंडिया एंटर करते हैं, इंडिया आते हैं, उनको इंडिया आते ही अरेस्ट कर लिया जाता है। कहते हैं जी आप ऐसे कैसे आप विरोध कर सकते हो, ठीक है जी, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं और पुणे की यरवड़ा जेल में गांधी जी को रखा जाता है, और गांधी जी वहाँ पर अपना फास्ट अनटू डेथ, अपना मरण उपरांत अनशन शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट, फास्ट अनटू डेथ का मतलब है कि जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती वो तब तक जो है अनशन के ऊपर बैठ गया। अनशन मीन्स कि उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है और वो अपनी इस बात को लेके, इस एजेंडा को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, गांधी जी को जो है पहले ही समझ आ गया था, ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के मुस्लिम लीग अलग पार्टी बनी, देन उसके बाद डिप्रेस क्लास और जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको कहा गया जी आप अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करो। और गांधी जी को ये साफ साफ नज़र आ रहा था ऐसा करने से इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। इंडिया को बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज़। बेसिकली उनको ये समझ में आने लग गया था कि हो सकता है आने वाले समय में लोग अपने लिए सेपरेट लैंड की भी डिमांड शुरू कर दें। अगर आज इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया है, डेफिनेटली ये होना ही था कि कल को सेपरेट लैंड की भी डिमांड शुरू कर दें। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड के सख्त खिलाफ होते हैं और गांधी जी जो हैं वो अनशन पे चले जाते हैं। फिर यरवड़ा जेल में जो पुणे में बनी हुई है, ठीक है, आज भी प्रेजेंट है, अंग्रेजों की बनाई हुई जो सेलुलर जेल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आज भी हैं। तो वहाँ पर उनको मिलने के लिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो आए थे, ठीक है, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया और जो B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, एंड गांधी जी, ये आपस में एक पैक्ट साइन करते हैं, आपस में एक समझौता करते हैं। पैक्ट मीन्स समझौता होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स।
सो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी एक पैक्ट करते हैं, आपस में एक समझौता करते हैं। तो जो बाकी और अदर पार्टीज़ के लोग थे वो भी गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि आप अपना अनशन यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, हम किसी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेंगे, हम देश को आज़ाद कराने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे गांधी जी और जो बी आर अम्बेडकर थे आपस में उनमें जो पैक्ट साइन हुआ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टूडेंट्स पूना पैक्ट से जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये बेसिक पॉइंट नोट कर लो, रैमसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था पैक्ट? बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अभी हमने डिस्कस किया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, ठीक है। सो 1932 में 1932 में जब कम्युनल अवार्ड इंडिया में घोषणा की जाती है कि डिक्लेयर किया जाए, उस टाइम पे गांधी जी हियरवा जेल में स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है जी। फिर आपस में दोनों में पैक्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो स्टूडेंट्स जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी कब हुई थी? 1932 में, बट दिस मीटिंग वाज फ्रूटलेस। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता बिकॉज कई सारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि गांधी जी जो हैं बहुत बड़े लेवल पे उनको सपोर्ट मिल रहा है और जहाँ पे भी जो लीडर्स गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए, ठीक है जी। तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स को अरेस्ट करके प्रिजन्स में डाल दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो स्टूडेंट्स ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बिल्कुल जो साइमन कमीशन था उसी को रिप्लेस करके उसी की ही कुछ रिकमेंडेशंस को ऐड ऑन करके बनाया गया था। और कहीं ना कहीं आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके क्या क्या प्रोविज़न थे वो हम डिस्कस करते हैं। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो सिस्टम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता होगा, ठीक है जी। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट की अपनी पावर्स हैं, सेंटर की अपनी पावर्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पॉलिटिकल साइंस में। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि हर एक प्रोविंस, जैसे पंजाब प्रोविंस हो गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये कंप्लीट एक बंगाल प्रोविंस था, ठीक है, मद्रास प्रोविंस। तो इस तरीके से जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंस मीन्स स्टेट, प्रोविंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोविंस मीन्स स्टेट। तो जितनी भी ऐसी स्टेट्स थी उस टाइम पे उनको ऑटोनोमस पावर दे दी गई थी, ऑटोनोमस बॉडीज़ बना दी गई थी वहाँ पे कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट को चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एबॉलिश ऑफ डायरार्की इन प्रोविंसेस। और स्टेट्स में से डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। डायरार्की मीन्स डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स स्टेट में से डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दिया गया था और प्रोविंशियल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनोमस को लागू कर दिया गया था। और इस तरीके से जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि आप अपनी प्रोविंसेस को, अपने स्टेट्स को चलाएं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो स्टेट्स को चलाएं। जैसा कि आज आप देखते हो हमारी स्टेट्स को जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने स्टेट को चलाते हैं। उनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, CM होता है, अंडरस्टैंड। और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो वही रिकमेंडेशंस थी, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये नोट कर लो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। स्टूडेंट्स बेसिकली मुस्लिम लीग ने अपने लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन की डिमांड की 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940 में
किसका आइडिया था पाकिस्तान का जी? चौधरी रहमत अली। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बना कि पाकिस्तान का आइडिया किसका था, वो था चौधरी रहमत अली का, जो मुस्लिम लीग का लीडर था। ठीक है जी। लाहौर सेशन होता है जी मुस्लिम लीग की पार्टी का, मतलब कि लाहौर में मुस्लिम लीग जो थी वो एक अपना सेशन रखती है, वहाँ पर सभी मुस्लिम लीग के लीडर अटेंड करते हैं और ये बात कहते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट करते हैं, हम अंग्रेज़ों के इस एक्ट को नहीं मानते और हम अपने लिए एक अलग कंट्री, एक अलग नेशन की डिमांड करते हैं, पाकिस्तान। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा अब कि कैसे लाइक जो आप कह सकते हो जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ थे उनको लाइक बलूचिस्तान, कश्मीर, ठीक है जी, लाहौर, ये जो एरियाज़ थे इस रीजन को एक सेपरेट लैंड, एक सेपरेट नेशन की डिमांड उठने लग गई थी। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो अब जब देश आज़ाद होता है, ठीक है, जब पाकिस्तान बनता है तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ या गवर्नर जनरल कह सकते हो आप, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनता है जी। और रहमत अली जो था, ये चौधरी रहमत अली, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940। अब अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर के समय पे स्टूडेंट्स इंडिया का वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो जो था उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया था जब अगस्त ऑफर की डिमांड ब्रिटिशर्स ने इंडिया के आगे रखी। तो ये था क्या? इसको स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसका टाइम पीरियड क्या था। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, लेकिन हमको उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स 1939 से लेके 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स इवन कि पूरा का पूरा जो ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर था वो टूट गया था। रीज़न बिहाइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टूडेंट्स, जो एक तरफ एक्सिस पावर्स थी, दूसरी साइड सेंट्रल पावर्स थी, तो जापान, जर्मनी और रशिया जैसे देश, स्टूडेंट्स जर्मनी ने लगातार इंग्लैंड के ऊपर 1 महीने तक इतनी ज़्यादा बमबारी की, इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि अटैक्स किए कि पूरा का पूरा इंग्लैंड जो है बहुत बड़े लेवल पर लॉसेस, हैवी लॉसेस फेस करता है। और यही कारण था कि अब ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हमें इंडियंस की हेल्प लेनी चाहिए। अब ये जो अगस्त ऑफ़र था स्टूडेंट्स, ये फेल हो जाता है। अगस्त ऑफ़र जो है ये फेल हो गया था। रीज़न बिहाइंड अगस्त ऑफ़र में कुछ नहीं था, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी कि हम इंडिया को एक कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने इसका टोटली बायकॉट किया, कोई समर्थन नहीं किया, और जो मुस्लिम लीग थी वो इसको सपोर्ट करती है, लेकिन इस अगस्त ऑफ़र को कांग्रेस पार्टी ठुकरा देती है। ठीक है जी। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब अगस्त ऑफ़र था उस टाइम पे इंडिया के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है जी। वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्रिप्स मिशन। सो स्टूडेंट्स, क्रिप्स मिशन क्या था? 1942 में भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का आप कह सकते हो कि ऑफिसर था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। उसको भारत भेजा जाता है कि आप जल्दी से इंडिया जाओ, इंडिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। रीज़न बिहाइंड स्टूडेंट्स, इंडिया के ऊपर इवन साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर जो है जापान का कब्जा हो रहा था। जैसे कि वर्ल्ड वॉर की बात अगर मैं आपको दोबारा समझा दूं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ थी वो अपनी पावर्स दिखा रही थी, और आपको पता है कि जापान भी इस वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था, और जापान के ऊपर जो है बहुत बड़े लेवल पे यूएसए ने 2 बड़े एटम बम गिरे थे, और उसके बाद जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़े लेवल पर आप कह सकते हो कि इवन आज भी स्टूडेंट्स, आज भी वहाँ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं एटम बम के। और उस टाइम पे
हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर क्षति हुई थी, बहुत जापान को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। लेकिन जापान अपने आप में एक उस टाइम पे बहुत पावरफुल कंट्री था और आज भी इकॉनमी में जापान बहुत आगे है, ठीक है जी, डेवलप्ड कंट्री में आता है। तो अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो जापानीज़ फोर्सेस थी वो बेसिकली ब्रिटिश फोर्सेस को हराते हुए सिंगापुर, देन फिर जाके उसके बाद वियतनाम, फिर जाके इंडिया में एंटर करने की कोशिश करती हैं। और जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स है वो भारत आता है, इंडिया आके कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से डिस्कस करता है कि हम आपको मतलब कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस देंगे। वो डोमिनियन स्टेटस पे ही अड़े हुए थे अंग्रेज़, वो भारत छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। अब इस चीज़ को आप समझोगे स्टूडेंट्स, डेप्थ में है, बहुत डेप्थ की बात है कि अंग्रेज़ इंडिया को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स के लिए ये लगता था कि हम इंडिया में रूल कर रहे हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स यूरोप में सेंड कर रहे थे, ठीक है, अपनी इंग्लैंड की इकॉनमी को इंक्रीज़ कर रहे थे। तो उनके लिए कभी पॉसिबल ही नहीं था कि वो भारत छोड़ के जाएं। लेकिन सिनेरियो चेंज होता है स्टूडेंट्स, सिचुएशंस चेंज होती हैं, और मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेट ब्रिटेन जो था वो सारा का सारा एम्पायर हिटलर ने ख़त्म कर दिया था। अब देखो आप, हिटलर कितना बड़ा आदमी था कि हिटलर की इस एक्शन के ऊपर इंडिया से अंग्रेज़ों को जाने को मजबूर कर दिया जाता है। हिटलर ने, जर्मनी की फोर्सेस ने, नाजी जर्मन ने इतने बड़े लेवल पे पूरे के पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था कि पूरा यूरोप जल रहा था, और इंग्लैंड में लगभग 50,000 से ज़्यादा जो है मेल फोर्सेस जो हैं वहाँ पर लाइक लोगों की डेथ हो गई थी। इतने हज़ारों लोगों की डेथ्स के बाद इंग्लैंड, वैसे ही वहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, ठीक है जी। अब इंग्लैंड के जो बाकी के लोग थे वो पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठे हुए थे, पूरी दुनिया में उनकी कंपनीज चल रही थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे यूरोपियंस की कंपनी चल रही थी। यही नतीजा होता है कि फिर लगभग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था स्टूडेंट्स, उसी टाइम पे दुनिया में बाकी देश भी धीरे धीरे इंडिया के बाद आज़ाद होने शुरू हो गए थे। कुछ देश इंडिया से पहले आज़ाद हो जाते हैं, कुछ देश इंडिया के बाद आज़ाद होने शुरू हो गए थे। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्रिप्स मिशन था स्टूडेंट्स, ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था, ठीक है जी। जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये भारत आता ज़रूर है पहले, ठीक है जी, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस को फेल कर दिया जाता है, नहीं मानते हैं हम। कांग्रेस पार्टी कहती है जी ये टोटली गलत है। वो हमारे आगे क्या प्रस्ताव रखता है, क्या रिकमेंडेशन रखता है कि आप हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, जापानियों के खिलाफ लड़ाई करो, ठीक है जी। यही वो टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इस पॉइंट पे आ जाते हैं। जब क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह, जो एक बैंकरप्ट बैंक का एक चेक होता है। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स कि आपने एक फेक चेक दे दिया है, ठीक है, जो आप कैश नहीं करवा सकते हो किसी बैंक से। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशन को फेल कर दिया जाता है और ब्रिटिशर्स मजबूर होते हैं, चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, क्योंकि उधर से जापान हमले कर रहा होता है, साउथ ईस्ट एशियन पूरा नेशन जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अपनी आर्मी बना चुके थे, बहुत बड़े लेवल पे जापानीज़ का सपोर्ट होता है इंडियन नेशनल आर्मी को, ठीक है जी, और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हैं। और उधर से यूरोप के ऊपर जो है हिटलर का बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, ऐसा आक्रोश देखने को मिला कि ग्रेट ब्रिटेन टूट गया था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। यही वो टाइम था जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स टाइम था 8 अगस्त 1942। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है डायरेक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था,
महात्मा गांधी जी ने, ठीक है जी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, गांधी जी। और कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी ने ये देखा कि अब इंडिया में हमको अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, अगर ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्विट इंडिया मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें डू और डाई की सिचुएशन हो गई थी। डू और डाई, डू और डाई मीन्स करो या मरो, ठीक है जी। अब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लेके रहेंगे। तो अब सिनेरियो चेंज होने लग गया। अब अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अब इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रही थी कि जितना हैवी लॉसेस ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे। तो नॉट ओनली इंडिया, जितने भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं जो किसी टाइम पे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम देश थे, जो किसी टाइम पे ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम देश थे। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे लगभग आप कह सकते हो कि इंडिया को लिबरेट किया और बाकी देशों को भी अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलती गई, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। टेक योर टाइम, नोट डाउन दिस पॉइंट। चलो, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किए, अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सारे आप रिवाइज़ करो अच्छे से। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी। और फिर बाद में हम इसके इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उसकी भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। गुड बाय।